अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो है हमारा यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम शॉर्ट में यूरिन आरएम भी कहते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर करूंगा और फिर मैं यूरिन आरएम की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बेसिक कंसेप्ट की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी में 2 किडनी होती हैं और इन किडनी का काम होता है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। ये किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करके जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेट कहते हैं। इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट से फिर ये किडनी जो मतलब की चीजें होती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल चीजें होती हैं, उनको तो ये दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको हम सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। और जो चीजें हमको नहीं चाहिए होती, मतलब ब्लड की वो चीजें जो हम फेंकना चाहते हैं, जो हमको नहीं चाहिए, जिनको हम वेस्ट प्रोडक्ट्स कहते हैं, वो पानी के साथ में बॉडी से बाहर निकाल दी जाती हैं, जिसको हम यूरिन कहते हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे यूरिन क्या है। यूरिन एक वाटरी सब्सटेंस है, यूरिन एक वाटरी प्रोडक्ट है, जिसके अंदर हमारे ब्लड के वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हैं, जिनका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं है। तो यूरिन एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूं यहां तक ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यूरिन में पाए जाने वाली जो चीजें हैं वो वेस्ट होना चाहिए। कोई भी यूरिन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए मैं यहां पर ये चीज क्लियर कर रहा हूं। जब आप यूरिन के एग्जामिनेशन को अच्छी तरीके से समझेंगे तो वहां पर आप एक बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि यूरिन में कोई भी ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जो आपके लिए यूजफुल है। यूरिन में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब वो होती हैं जो कि वेस्ट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले आपने क्या सुना होगा, यूरिन आरएम। यूरिन आरएम का बेसिक मतलब क्या होता है? यूरिन आरएम का बेसिक मतलब होता है रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। अब इस रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है? देखिए, यहां पर रूटीन का मतलब है कि जब एज अ फिजिशियन, जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, अगर मैंने आप किसी लेबोरेटरी में किसी मरीज को एक जांच लिखी और लिखा कि इनकी रूटीन, इनकी पेशाब की जांच होनी है, जिसमें रूटीन और माइक्रोस्कोपिक जांच होनी है। इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें पेशाब की जांच में होती हैं जो आपको लिखनी नहीं पड़ती, आप सिर्फ रूटीन लिख दोगे तो वो जांचें करेगा ही करेगा। जैसे यूरिन का अमाउंट, यूरिन का कलर, यूरिन का ओडर, यूरिन का पीएच, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब रूटीन में आते हैं। ठीक है, तो इसलिए उसको रूटीन बोला जाता है। दूसरा माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक यूरिन एग्जामिनेशन में हम वो सारी चीजें यूरिन में फाइंड आउट करते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जिनके लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अभी आप ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि मैं अभी आपको टर्म्स क्लियर कर रहा हूं ओनली। इसके अलावा कभी कभी आप क्या देखते हैं, यूरिन में लिखा रहता है कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर एंड सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? कल्चर एंड सेंसिटिविटी, कल्चर का मतलब होता है जब हम यूरिन को किसी एक पर्टिकुलर मीडिया के अंदर रखते हैं, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट के अंदर, जिससे यूरिन में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो इजीली ग्रो कर जाए विद इन 36 to 48 आवर, और हम उसको ये पता कर पाए कि यूरिन में कौन सा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा हमको सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि यूरिन में पाया जा रहा है उस पर हमारी कौन कौन सी दवाइयां काम कर रही हैं, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स काम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं
सेंसिटिविटी, ड्रग सेंसिटिविटी। इसके अलावा कई बार आप देखते हो यूरिन में कॉलोनी काउंट। कॉलोनी काउंट का क्या मतलब होता है? यूरिन कल्चर में तो टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, लेकिन जब हम कॉलोनी काउंट करवाते हैं तो उसमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर भी आ जाता है। अब इसका नंबर देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम यूटीआई तभी कंसीडर करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर 1,20,000 से ज्यादा होता है यूरिन में, इसलिए इनकी मात्रा भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों, अभी तो मैंने आपको ये टर्म्स क्लियर करे हैं कि यूरिन के अंदर रूटीन जांच का क्या मतलब है, माइक्रोस्कोपिक जांच का क्या मतलब है, कल्चर का क्या मतलब है, सेंसिटिविटी का क्या मतलब है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो यूरिन एग्जामिनेशन जो हम बोलते हैं, इसका क्या मतलब होता है। दोस्तों, यूरिन एग्जामिनेशन का मतलब होता है यूरिन का फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन का केमिकल एग्जामिनेशन, यूरिन का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। इन तीनों को मिलाकर हम यूरिन एग्जामिनेशन कहते हैं, जो कॉमन भाषा में, चलताऊ भाषा में यूरिन आरएम कह दी जाती है। तो अगर मैं अभी तक की बात को समझाने का एक कंक्लूजन निकालूं तो यूरिन आरएम का मतलब होता है फिजिकल कैरेक्टर, केमिकल कैरेक्टर एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरिन। यूरिन के ये तीन कैरेक्टर जब हम देख लेते हैं, फिजिकल, माइक्रोस्कोपिक एंड केमिकल, देन हम उसको कहते हैं कि ये यूरिन एग्जामिनेशन है। या मैं और अच्छी तरीके से समझाऊं तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब रिगार्डिंग एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कई बार माइक्रोस्कोपिक जांच भी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं हम यूरिन आरएम। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप टर्मिनोलॉजी अच्छी तरीके से समझ गए और यूरिन क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ गए। अब हम बात करेंगे आज के बेसिक टॉपिक की, और वो बेसिक टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन में हम क्या क्या चीजें कराते हैं और किस चीज का क्या मतलब है और इससे क्या इंडिकेशन मिलता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक एक करके यूरिन एग्जामिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यूरिन एग्जामिनेशन में सबसे पहले आया, जैसा मैंने आपसे कहा, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम यूरिन का सबसे पहले, आप देखिए जो कि राइट साइड में लिखा हुआ है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले हम क्वांटिटी देखते हैं। अब देखिए, जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये 24 आवर्स की होना चाहिए। तो जब हम किसी लेबोरेटरी में जब कोई यूरिन का सैंपल देते हैं तो उसमें एक आइडिया होता है कि मरीज ने कितनी पेशाब हमको निकाल के दी। हालांकि इससे हम यूरिन का सही वॉल्यूम नहीं पता कर सकते। यूरिन का सही वॉल्यूम मालूम पड़ता है जब कोई हॉस्पिटलाइज्ड होता है पेशेंट और हम उसकी 24 घंटे की पेशाब किसी एक कंटेनर में कलेक्ट करते हैं। जैसे सभी लोग जानते हैं, जो बेड रिडन पेशेंट होते हैं, हम उनको कैथेटराइज कर देते हैं और उनको एक थैली लटकी होती है, उस थैली में पूरे 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट होता है, जिससे हमको ये मालूम पड़ जाता है कि मरीज 24 घंटे में कितनी यूरिन जा रहा है। अगर मरीज 500 ml से कम यूरिन जाता है तो हम इसको ओलिगूरिया कहते हैं, और अगर ये क्वांटिटी 200 से कम हो जाती है तो हम उसको एन्यूरिया कहते हैं, या 100 से कम हो जाती है तो हम इसको एन्यूरिया कहते हैं। मतलब मरीज पेशाब बहुत कम जा रहा है या जा ही नहीं रहा है। ठीक है। अगर इसकी मात्रा 2000 ml से ऊपर हो जाती है तो हम इसको पोलियूरिया कहने लगते हैं, पेशाब ज़्यादा हो रहा है।
तो क्वांटिटी से हम ये पता करते हैं कि मरीज पेशाब ज़्यादा जा रहा है या कम जा रहा है। हालांकि जो हम पैथोलॉजी में जो एक नॉर्मल यूरिन आरएम कराते हैं उससे हम इस ओलिगोरिया, एन्यूरिया या पॉलीयूरिया का आइडिया नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पर जो 15 ml दी हुई है ये एक्चुअली पैथोलॉजिकल जो हम सैंपल देते हैं उसकी 15 ml है, ये हॉस्पिटल वाली 15 ml नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कलर की। कलर यूरिन का स्ट्रॉ कलर होता है नॉर्मली, स्ट्रॉ कलर जो जैसे पाइनएप्पल जूस का होता है। हालांकि यूरिन का कलर हर बार यूरिन में चेंज हो सकता है। मतलब आप अगर एक दिन में कई बार पेशाब जा रहे हो तो यूरिन का कलर वेरी कर सकता है, और इसका कारण होता है कि हर बार यूरिन में पानी की मात्रा कितनी आ रही है, उसमें सॉलिड्स कितने आ रहे हैं। दोस्तों, यूरिन का जो कलर जो हल्का सा येलोइश होता है वो यूरिन में पाए जाने वाले यूरोबिलिनोजन के कारण होता है, जो कि एक पिगमेंट है। ठीक है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हम खाने में खाते हैं जो येलोइश पिगमेंट प्रोड्यूस करती हैं, जैसे विटामिन ए ही हम ले लें तो उससे हमारा यूरिन येलोइश हो जाता है, जिसको कॉमन देसी भाषा में क्या बोला जाता है कि गर्म कर रही है कोई चीज़। जबकि कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के बाद आपकी पेशाब येलो ज़्यादा आती है तो गांव में ये बोला जाता है कि पेशाब मतलब आपको गर्मी कर रही है ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम ऐसे फूड खाते हैं जिसमें येलोइश पिगमेंट निकलता है, इसलिए यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम एपियरेंस की। एपियरेंस कैसा होना चाहिए यूरिन का? एपियरेंस होना चाहिए क्लियर। और जो नीचे दिया हुआ है सेडिमेंट, जो कि दिया नील, मतलब उसमें कोई भी फ्लैक्स नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, जैसे हम एक ऐसे मान के चलिए जैसे हम कोई पानी है, पानी को हमने एकदम साफ पानी है जो क्लियर दिख रहा है, उसमें कोई भी हमको टुकड़े या किसी चीज़ के फ्लैक्स नहीं दिख रहे, तो आप उसको क्लियर एपियरेंस बोलोगे और सेडिमेंट नील बोलोगे। तो लगभग ये दोनों एक ही बातें हैं, एपियरेंस और सेडिमेंट। अगर यूरिन को एक कंटेनर में भर लिया जाए और अगर उसमें कुछ टुकड़े नजर आ रहे हैं तो हम उसको सेडिमेंट बोलेंगे, जो कि एक फिजिकल कैरेक्टर है, हमको आंखों से नजर आ रहा है। अब वो टुकड़े किस चीज के बने हैं, उसका केमिकल नेचर क्या है, ये हम केमिकल एग्जामिनेशन में पता करेंगे। और क्या यूरिन बिल्कुल साफ दिख रही है या उसमें गंदापन दिख रहा है? अगर गंदापन दिख रहा है तो उसका अपीयरेंस क्लियर नहीं है और नॉर्मल यूरिन क्लियर नजर आती है। तो ये हो गई दोस्तों फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद में देखें तो आता है केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले देखना है पीएच, जिसको आप रिएक्शन कहते हो। यूरिन स्लाइटली एसिडिक होती है, मतलब लगभग 6.5 to 7.5 के बीच में इसका रिएक्शन होता है, मतलब ये स्लाइटली एसिडिक होती है। और ऐसा यूरिन में पाए जाने वाले वैरायटी ऑफ एसिड्स के कारण होता है, पर्टिकुलरली यूरिक एसिड। इसके बाद हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन है। कई लेबोरेटरी के पेपर्स पर ये प्रोटीन लिखा रहता है एल्ब्यूमिन की जगह। नॉर्मली, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, यूरिन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आती जो हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होती है। तो जैसा कि आप जांच में देख सकते हैं, एल्ब्यूमिन लिखा हुआ है जो कि एक प्रोटीन है, शुगर लिखी हुई है जो कि ग्लूकोज है। ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल सब्सटेंस हैं। तो ये पेशाब में नॉर्मली नहीं पाए जाते, इसलिए ये नील है, मतलब इनमें नील लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पेशाब में एल्ब्यूमिन है तो हम इसको प्रोटीनूरिया कहते हैं, और ये इंडिकेटिव होता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम का, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का और यूरिनरी इन्फेक्शन का। अगर एल्ब्यूमिन पाया जा रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पर्टिकुलरली हैवी प्रोटीनूरिया पाया जाता है, नेफ्राइटिक में माइल्ड प्रोटीनूरिया पाया जाता है, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी माइल्ड प्रोटीनूरिया पाया जाता है। अगर आपकी पेशाब में शुगर है तो इसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, और इसका कारण डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकती है या फिर रीनल ग्लाइकोसूरिया भी हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको जब ग्लूकोज यूरिन में आए तो डायबिटीज़ मेलाइटस ही हो, पर ज़्यादातर कारण यूरिन में ग्लूकोज का डायबिटीज़ मेलाइटस ही होता है। ठीक है, जब भी
मैं ये ऊपर बताना आपको भूल गया था कि जब भी यूरिन टर्बिड होती है, मतलब जब उसका अपीयरेंस क्लियर नहीं होता या उसमें सेडिमेंट होते हैं, तो ज़्यादातर यूरिन में इन्फेक्शन होता है या फिर उसमें कुछ कास्ट निकल रहे होते हैं जिनको हम नीचे समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने एक बार 1 बाय 1 आपको ये बता दिया कि किसका क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में हम सेल्स को फाइंड आउट करते हैं। जैसे अगर आपकी यूरिन में आरबीसी दिख रही हैं, इट मीन्स मरीज को हीमेचूरिया है। अब ये जो आरबीसी दिख रही हैं लेकिन मरीज को आंखों से खून नहीं दिख रहा पेशाब में, तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया कहते हैं। और जब हमको माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी आरबीसी नजर आ रही हैं और आंखों से भी मरीज को ब्लड नजर आ रहा है पेशाब में, या ब्लडी यूरिन है या रेड कलर की यूरिन आ रही है, तो हम उसको ग्रॉस हीमेचूरिया कहते हैं, मतलब जो आंखों से दिख रहा है हमको। अदरवाइज उसको माइक्रोस्कोपिक हीमेचूरिया कहते हैं। तो आरबीसी इज द इंडिकेशन ऑफ ब्लड इन यूरिन। अगर पस सेल की बात करें, पस सेल है तो जैसा कि आप देख रहे हैं 0 to 4 नॉर्मल केस में पस सेल पाई जा सकती है। पस सेल इज अ इंडिकेटिव ऑफ इन्फेक्शन, पर हम इन्फेक्शन तब मानते हैं जब ये पस सेल 4 से ज्यादा हों। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स, जैसा कि आप जानते हो हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट की जो इनर लाइनिंग होती है वो एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है और उसके टुकड़े टूटकर हमारी पेशाब में गिर सकते हैं। इसलिए 0 से 3 मतलब 0 से लेकर 3 या 0 to 3 HPF इसकी एक नॉर्मल क्वांटिटी है। अगर इससे ज़्यादा एपिथेलियल सेल आ रही हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका यूरिनरी ट्रैक्ट कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है किसी चीज़ से, चाहे तो इन्फेक्शन से हो रहा है, चाहे ट्यूमर से हो रहा है, चाहे चोट लग रही है या कुछ भी हो रहा है, डैमेज हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम कास्ट की, मतलब यूरिनरी कास्ट। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट, कास्ट का मतलब होता है टुकड़े। तो जैसा कि हमने पहले भी आरबीसी देखा, इसमें भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल, ग्रेनुलर और हाइलाइन कास्ट। ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जब बहुत मात्रा में आती हैं तो इनके टुकड़े भी नजर आते हैं अपने को, तब इनको हम कास्ट बोलते हैं। नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये माइक्रोस्कोपिक में भी दिए हुए हैं और कास्ट में भी दिए हुए हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से क्लियर कर लीजिए। जब कम मात्रा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और एपिथेलियल सेल होंगी तो माइक्रोस्कोप में ही नजर आएंगी, उनके टुकड़े हमको नजर नहीं आएंगे। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में आएंगी तो आपस में बहुत सारी सेल मिल जाती हैं तो उनके टुकड़े भी हमको यूरिन में नज़र आने लगते हैं, जिनको हम कास्ट कहते हैं। ठीक है। आरबीसी कब आएंगी? जब काफ़ी मात्रा में आपको हीमेचूरिया हो रहा होगा, तब आरबीसी के कास्ट आएंगे। जैसे स्टोन, अगर आपकी किडनी में स्टोन पड़ा हुआ है तो वो स्टोन बार बार उसकी दीवारों को छीलेगा तो वहाँ से खून आएगा, तो आपको आरबीसी माइक्रोस्कोप में भी दिखेंगी और कास्ट फॉर्म में भी दिखेंगी। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन है तो डब्ल्यूबीसी कास्ट फॉर्म में दिखेंगी। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, माइल्ड है, तो वो आपको माइक्रोस्कोपी में दिखेंगी। उसी तरीके से एपिथेलियल, अगर एपिथेलियम का डैमेज बहुत हैवी है तो एपिथेलियल कास्ट नज़र आएंगे, अगर कम है तो एपिथेलियल माइक्रोस्कोपी में नज़र आएंगे। ग्रेनुलर और हाइलाइन कास्ट का मतलब है जब आपके ये जो आपकी ट्यूबुलर एपिथेलियम है, जो कि नली होती है हमारे नेफ्रॉन्स की, वो जब डैमेज होती है तब हाइलाइन कास्ट निकल कर आते हैं। ठीक है। नॉर्मल केस में यूरिन में इनमें से कुछ भी नहीं पाया जाता। अगर ये आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को यूरिनरी ट्रैक्ट डैमेज हो रहा है, उसको शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम क्रिस्टल्स की। देखिए, यूरिन में कई प्रकार की ऐसे चीजें एक्सक्रीट आउट होती हैं जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी पाई जाती हैं। पर्टिकुलरली जैसा कि आप देख रहे हैं, यूरिक एसिड और यूरेट्स। जब आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट होता है तो उनके कण बन जाते हैं, उनके क्रिस्टल बन जाते हैं हमारी यूरिन में। ये डायरेक्टली यूरिक एसिड के फॉर्म में भी पाया जा सकता है और यूरेट्स के फॉर्म में भी पाया जा सकता है। यूरेट यूरिक एसिड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है और यूरिन में कैल्शियम एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो आपके
यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक है। कई बार फॉस्फेट निकलते हैं यूरिन में, तो ये जो फॉस्फेट निकलना मतलब फॉस्फेट के क्रिस्टल्स निकलना मतलब आपकी पेशाब में फॉस्फेट पास आउट हो रहा है। दोस्तों, आपने यूरिन बहुत बार कई बार प्रैक्टिस में सुना होगा, लोग कहते हैं कि पेशाब करते टाइम वीर्य निकल जाता है, सीमेन निकल जाता है। ये एक्चुअली फॉस्फेट्स होते हैं। पेशेंट को ये लगता है कि ये सीमेन पास आउट हो रहा है। उसी तरीके से जब कैल्शियम के टुकड़े यूरिन में पास आउट होते हैं तो हम उनको कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कहते हैं। और यूरिक एसिड के जब टुकड़े पास आउट होते हैं तो डायरेक्टली या तो यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में या यूरेट्स के फॉर्म में पास आउट होते हैं। इसके अलावा यूरिन में कुछ ऐसी जांच, ये हो गई रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक। इसके अलावा यूरिन में कुछ ऐसी भी जांच हैं जो हम ऑन रिक्वेस्ट भी कराते हैं, जैसे यूरिन बाइल सॉल्ट। यूरिन में कभी भी बाइल सॉल्ट नहीं आते। अगर यूरिन में बाइल सॉल्ट आ रहे हैं तो इट इज द इंडिकेशन ऑफ कोलीस्टैटिक जॉइंडिस या पोस्ट हेपेटिक जॉइंडिस। फिर हम बात करते हैं बाइल पिगमेंट की। जैसा मैंने आपको कहा, यूरिन में जो नॉर्मल पिगमेंट पाया जाता है वो यूरोबिलिनोजन पाया जाता है, लेकिन अगर यूरिन में बिलिरुबिन डायरेक्ट मिल रहा है तो इट मींस मरीज को जॉइंडिस है। कीटोन बॉडीज कभी भी यूरिन में नहीं आती, लेकिन अगर कीटोन बॉडीज यूरिन में आ रही हैं तो इट इज अ केस ऑफ कीटोनूरिया। और ये कब होता है? जब मरीज बहुत ज़्यादा सीवियरली डायबिटिक होता है, जब बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है मरीज को इन एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। तो इंसुलिन की कमी की जो डायबिटीज़ होती है, जिसमें एकदम शुगर बहुत ज़्यादा 600-700 पहुंच जाती है, उस केस में हमारी पेशाब में कीटोन बॉडीज आती हैं और ये बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज होती है। कई बार हमको पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है गर्मियों के दिनों में, तब भी कीटोन बॉडीज पेशाब में आना चालू हो जाती हैं। अब जैसे इसमें जैसे हम बात करते हैं यूरोबिलिनोजन की। यूरोबिलिनोजन एक नॉर्मल कंटेंट है, लेकिन अगर इस यूरिन में ज़्यादा पाया जा रहा है तो ये भी जॉन्डिस को इंडिकेट करता है। ऐसा इसलिए कि देखो, अलग अलग यूरोबिलिनोजन का ज़्यादा पाया जाना हीमोलाइटिक जॉन्डिस को बताता है। बाइल सॉल्ट और बिलिरुबिन का पाया जाने वाला हेपेटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस को बताता है। ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, ये है यूरिन की आरएम और ऑन रिक्वेस्ट जांचें, ठीक है। कल्चर एंड सेंसिटिविटी का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूरिन में कोई बैक्टीरिया है, माइक्रोस्कोप में अगर बैक्टीरिया का डाउट हो रहा है, या आपको यूरिन में प्रोटीन आ रहा है और पस सेल आ रही हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि यूरिन में इन्फेक्शन तो है, ये पता पड़ गया, लेकिन किस बैक्टीरिया से है, तो आपको कल्चर कराना पड़ेगा। कल्चर से आप ये पता कर पाओगे कि आपकी यूरिन में पाया जाने वाला इन्फेक्शन किस बैक्टीरिया से है और उसकी कॉलोनी काउंट कितनी है। इसके अलावा आप उसमें ड्रग सेंसिटिविटी भी समझ पाओगे कि उस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को करने वाले बैक्टीरिया में कौन कौन सी दवाइयां ज़्यादा काम कर रही हैं। हालांकि दवाइयां एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड होती हैं, होम्योपैथिक ड्रग से इनका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गई कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यूरिन की जांच अगर करानी है तो आपको ये सैंपल कब देना है और कैसे देना है। देखिए, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि यूरिन सुबह की पेशाब जो होती है उसका हमको जांच ज़्यादा अच्छी आती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम मॉर्निंग यूरिन का सैंपल देते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छी जांच होने का चांस ज़्यादा रहता है, मतलब उसमें आपको एबनॉर्मलिटी जल्दी पकड़ में आएगी, क्योंकि सुबह की जो यूरिन होती है वो कंसंट्रेटेड होती है और काफ़ी एक 5-6 घंटे के बाद पास आउट होती है यूजुअली, क्योंकि ज़्यादातर एक आध बार आप पेशाब जाओगे तो भी 2-3 घंटे बाद की पेशाब होती है, वो तो कंसंट्रेटेड होती है, इसलिए उसमें एबनॉर्मलिटी पकड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं।
ये तो कारण है सुबह की यूरिन का देने का। वैसे आप इमरजेंसी है या जल्दी है या अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप कभी का भी पेशाब दे सकते हो, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसके अलावा मिड स्ट्रीम यूरिन का जो सैंपल होता है वो सबसे अच्छा सैंपल होता है। मतलब आप मरीज को ये बोलिए कि जब वो पेशाब करने के लिए बैठे तो थोड़ी सी पेशाब निकल जाए, उसके बाद पेशाब को रोके, कंटेनर को लगाए और उसमें पेशाब भर ले और उसके बाद फिर बची हुई पेशाब को पास आउट कर ले। तो आपको बीच में भरना है, ना तो बिल्कुल लास्ट की पेशाब भरना है ना पहले की पेशाब भरना है, आपको बीच की पेशाब कंटेनर में भरना है, तो आपकी जांच अच्छी होगी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको यूरिन एग्जामिनेशन पर ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूरिन एग्जामिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई आपका सवाल होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।